हम अपनी स्टडी को स्पीड अप कैसे करें, यानी कि एंड सेशन में आखिरी पॉइंट पे हम पढ़ाई को स्पीड अप कैसे करें ताकि हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो हमें मिल जाए। कई बार कुछ स्टूडेंट के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तैयारी चल रही होती है और सब कुछ सामान्य चल रहा है, बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, मेहनत हो रही है और अचानक से कोई रिज़ल्ट आता है या फिर स्टूडेंट ने कोई पेपर सॉल्व किया तो पता चला कि मेरा स्कोर बहुत कम हो गया है या मेरा स्कोर बहुत कम हो रहा है, या फिर उसके सामने ऐसा महसूस हो रहा है उसको या उसके घर वालों को हो रहा है या उसके रूममेट को हो रहा है कि तैयारी बेहद कमज़ोर है, प्रिपरेशन बहुत वीक हो रही है, या फिर पढ़ते पढ़ते या स्टडी के दौरान यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, साइन सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, हेडेक होना, हाथ में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कुछ ऐसे पेन शुरू हो जाते हैं और या फिर कुछ अनकम्फर्ट फील हो जाता है, कुछ अजीबोगरीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, या फिर कई बार एक्स्ट्रा नींद आनी शुरू हो जाती है। बच्चे ने सोचा कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है या 7 बजे उठना है तो 5 बजे उठ ही नहीं पाता है और उसको पता ही नहीं चलता है और मन ही मन तो उठ जाता है, एक्चुअल में उठ ही नहीं पाता है, या फिर लो स्लीप हो जाती है, बच्चे की नींद कम हो जाती है, बच्चा सोना चाहता है बट बच्चा सो नहीं पाता है, या फिर एक चीज़ और देखी गई है, जंपिंग टॉपिक्स की चीज़ भी आती है, यानी कि बच्चे ने जो टॉपिक पढ़ना शुरू किया उस पर टिक नहीं पाता है और थोड़े ही समय बाद यानी कि 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद वो अगला टॉपिक शुरू कर देता है पहले टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले, या फिर फोकस है वो लूज हो जाता है। और लूज फोकस का मतलब है कि उसको और दूसरे काम जो ज़रूरी लगने लग जाते हैं और दूसरे काम जो आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हैं। अगर ऐसा आपके साथ है या आपके परिवार में या आपके जानकार में किसी बच्चे के साथ है तो ये वीडियो उनकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ और इस टॉपिक का नाम है कि एंड सेशन में स्टडी को स्पीड अप कैसे करें ताकि आपके अपने लक्ष्य पूरे हो जाएं, आपने जो रिज़ल्ट चाहा है वो आपको मिल जाए। होता क्या है कि आपको लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि अचानक कोई एग्ज़ाम दिया या किसी पहले के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और आपके परसेंटेज टूट गए या आपको लगा कि मेरी तैयारी कम हो गई, तो हकीकत यह है कि ये सडन रिज़ल्ट नहीं होता। कुछ भी सडन नहीं होता का अर्थ मेरा ये है कि जो आज हुआ है, जो आज आपके नंबर आए हैं, जो आपको फीलिंग आ रही है कि तैयारी नहीं हो रही, या फिर घर वालों ने कुछ बोलना शुरू कर दिया है या रूममेट ने कुछ बोलना शुरू किया कि तुम्हारी तैयारी नहीं हो रही, तुम्हें जितना पढ़ना चाहिए उतना तुम नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रही हो, तो इसका मीनिंग है कि ये सब आपको भी लगता था कि ऐसा ना हो जाए। आप ध्यान से अपने आप से बात करेंगे, खुद से रूबरू होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कई बार आपको भी लगता था कि ऐसा ना हो और वही हो गया है। अगर ये अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं है तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो एग्ज़ाम एकदम सिर पे है और हमारी प्रिपरेशन एकदम डाउन हो गई है, या हम अनकम्फर्ट हो गए हैं, या हमारा जंपिंग टॉपिक्स हो गया है, तो हम क्या करें? तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, सबसे पहला काम आपको ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये हो गया है, हाँ ये नंबर कम आए हैं वो मेरी ही वजह से आए हैं, हाँ मेरी स्टडी कमज़ोर हुई है वो मेरी ही वजह से हुई है, किसी और के वजह से नहीं हुई। सबसे पहली चीज़ ये है। और
इसका जो वास्तविक मीनिंग जो है वो ये है कि आपको अभी करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके पेपर कितने हैं, आपका सिलेबस क्या है, यानी कि आपके कितने एग्ज़ाम होने हैं, कितने पेपर होने हैं, और उन पेपर का सिलेबस क्या है ये आपको मालूम है। उस जो पेपर हैं उसमें कितने दिन बचे हैं ये आपको नोट डाउन करना है, यानी कि पेपर और आपके बचे हुए दिन, यानी कि कितने दिन बाद आपका एग्ज़ाम फाइनल शुरू होने वाला है। दूसरी बात एक्सेप्ट करने में कि आपका जो रिज़ल्ट अब आया है और आगे जो आएगा, यानी कि जो आगे जो रिज़ल्ट आने वाला है और जिसे आप स्पीड अप करना चाहते हैं, जिसको बेहतर करना चाहते हैं, उस रिज़ल्ट को सोचना है। यानी कि वो रिज़ल्ट जो है वो हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो या फिर आपको एकेडमिक एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपको स्कोर लाने हैं, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। उस रिज़ल्ट से अगर वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपके रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आए, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, यानी कि आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ। आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, आप कम से कम 4 लॉस को लिखना है। लॉस हो सकता है कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिले, हो सकता है आप कंपटीशन में हैं तो आपका ये वैकेंसी निकल जाए, अगली वैकेंसी बहुत समय बाद आए, हो सकता है आपका एक ड्रीम है वो टूट जाए। ऐसे कुछ भी हो सकते हैं जो आपको मालूम है, आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं, क्या क्या आपका प्लान है। उस प्लान में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। ये नोट डाउन ही करने हैं, सिर्फ सोचना नहीं है, लिखना है आपको कागज़ पेन पे, आपकी अपनी डायरी में, या आप जहाँ भी आप लिखते हैं वहाँ लिखना है। ये पहला स्टेप हमारा था। अब दूसरे स्टेप, या मैं कहूँ कि इसकी मैकेनिज़्म को, यानी कि इस चीज़ को हम करेंगे कैसे। मैंने कहा ना कि आपको पेपर में कितने पेपर हैं और कितने दिन हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ, मैंने यहाँ पे माना है कि 5 आपके पेपर हैं और 30 डेज़ के बाद आपका एग्ज़ाम है। 30 दिन आपके पास हैं, 30 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब 30 दिन के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 तारीख को, यानी कि 31वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो उस एग्ज़ाम को रिवीजन के लिए आपको चाहिए 3 दिन, ठीक है। वो 3 दिन हम निकालेंगे तो हमारे पास 27 दिन बचते हैं। फिर 27 दिनों की प्रिपरेशन में 2 दिन हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई टेक्निकल हो सकता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाए, लाइट चली जाए, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपके घर में कोई इवेंट हो जाए। 2 दिन वो हम इमरजेंसी के लिए भी हम निकाल देते हैं। पीछे 3 + 2 5 निकाल दिया और हमारे पास टोटल 30 डेज़ हैं, यानी कि 30 में से 5 हम निकाल देंगे तो हमारे पास 25 दिन हो गए। अब हमारे पास 25 डेज़ हैं और 5 पेपर हैं। अब 25 को हमें 5 से डिवाइड करना है, यानी कि एक पेपर को हमें 5 दिन मिल रहे हैं। एक पेपर को हम 5 दिन, यानी कि एक पेपर को हम 5 दिन कंटिन्यू देते हैं पूरे फोकस के साथ, तो हमारा वो पेपर तैयार करना है, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिन इतने ही हैं, एग्ज़ाम होना ही होना है। तो अब आपके पास आ गया कि एक पेपर का 5 दिन, यानी कि एक पेपर की पूरी फाइनल तैयारी आपको 5 ही दिन में करनी है। 5 ही दिन आपके पास है। अब क्या करना है अगले स्टेप में कि आपको आपका जो डेट शीट आ गई है या डेट शीट नहीं भी आई है, उसको एक बार साइड में कर दें, उसको एक बार साइड में कर दें और आपको अपनी एक सेल्फ डेट शीट बनानी है, यानी कि एक अपना टाइम टेबल बनाना है। और उस टाइम टेबल में प्रत्येक सब्जेक्ट को 5 दिन देने हैं। जैसे आज मान लो 1 तारीख है, तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मैं पेपर का नाम दे रहा हूँ ए पेपर को आपको पढ़ना है। 6 से 10 के बीच में पेपर बी, 11 से 15 के बीच पेपर सी, 16 से 20 के पेपर बीच में डी, 21 से 25 के बीच में पेपर ई, यानी कि ये 5 पेपर आपके पास हो गए और ये 25 दिन हो गए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिए कि आपको आज 1 तारीख है और 5 दिन आपने पढ़ाई करी, पूरी मेहनत कर ली, और 5 तारीख को क्या करना है। 5 तारीख को आपको
बिल्कुल जो एग्ज़ाम आपका एक्चुअल होने वाला है, रियल जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ड्राइंग्स आएंगे, जो भी आएगा, क्योंकि ये तो आपको पता है पहले से, उस तरह का एक पेपर तैयार करना है। और मार्केट में मॉडल पेपर मिलते हैं या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। मार्केट में मॉडल पेपर मिलते हैं, सैम्पल पेपर मिलते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। उस एक मॉडल पेपर को उठा लें, या एक सैम्पल पेपर को ले लें, या एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ले लें, और बिल्कुल उसी टाइम पे, उसी टाइम में, मान लो आपका एग्ज़ाम 10 बजे होना है तो आप ठीक 10 बजे, 3 घंटे का होना है तो ठीक 3 घंटे अपनी वैसी ही कॉपी बना लें। एग्ज़ाम की तरह आपको सेल्फ एग्ज़ाम देना है बिना किसी डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपका पेपर है। मान लो 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो आपने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम दे के आप रिलैक्स हो जाएं और उस आंसर को आप चेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ। आप उस आंसर को चेक करके आप अपने आप को नंबर देते हैं कि आपके कितने नंबर आए, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। आपने क्या किया कि यहाँ पे वो एग्ज़ाम दिया, बिल्कुल वैसे ही आप अगला पेपर बी है जो 10 तारीख को आएगा, उस दिन एग्ज़ाम देंगे। पेपर सी 15 को आएगा, उस दिन देंगे। 20 को आएगा डी, उस दिन देंगे। 25 को आएगा यू। ऐसे आपने क्या किया कि एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, यानी कि आपका जो माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है कि आपका एग्ज़ाम इस तरह से हो रहा है, आपकी कैपेसिटी आपके सामने आ रही है, यानी कि ये एडवांस प्रिपरेशन हम इसको NLP की भाषा में बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि 5 पेपर दिए, और इस पेपर देते वक्त आपको एक टेक्निक को फॉलो करना है जिसका नाम है एज इफ़। मानो कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि आपको बिल्कुल वैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया, यानी कि आपका माइंड ने क्या किया कि उस एग्ज़ाम को एसेस कर लिया, यानी कि आपका माइंड उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और प्रिपेयर हो गया और आपने पूरे टाइम टेबल को फॉलो किया। तो अब क्या हुआ कि आप, क्योंकि एग्ज़ाम में काम किसका है, माइंड का ही काम है। आप जो चीज़ लर्न करके जा रहे हैं, जो समझ के जा रहे हैं, आप माइंड में ही स्टोर करके ले जा रहे हैं, तो माइंड पूरी तरह से रेडी होगा। जब दोबारा आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके माइंड को नयापन नहीं लगेगा। और आपको याद है जब आपने साइकिल पहली बार सीखी थी तब आपकी हालत क्या थी, आज आपकी क्या है। यानी कि जो कोई काम पहली बार करते हैं तो टफ होता है, दोबारा करते हैं तो वो आसान हो जाता है, यानी कि एग्ज़ाम आपके लिए आसान होगा। जब आप किसी के घर में जाते हैं नए एड्रेस पे, तो पहली बार आपको एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, अगली बार आप जाते हैं तो एड्रेस आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो आपको दिक्कत आती है, दूसरी बार में दिक्कत नहीं आती, आपकी कम से, यानी कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम से बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो मैनेजमेंट है वो आपकी सफलता का बहुत बड़ा भाग निर्धारित करता है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि आपने जैसे 5 तारीख को जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, या 5 तारीख को आपने एग्ज़ाम दे लिया, तो उस एग्ज़ाम में का फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन अभी कर लेना। यानी कि आज 1 तारीख है, आज ही आपने कि भाई मुझे ये यूनिट पढ़नी है, मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये मुझे छोड़ने हैं, ठीक है, वो फाइनल करना है। क्योंकि इस आज के इस एग्ज़ाम के बाद हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, कोई भी बड़ा चेंज नहीं करेंगे जब रियल एग्ज़ाम होगा उस दिन। हाँ, हमारा माइंड का स्वभाव है कि 5 से 10% तक आप चेंज कर सकते हैं। आप डायग्राम अच्छा बना सकते हैं, आप एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली होगा। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। बहुत ज़्यादा चेंज का मतलब है कि मान लो आपके 4 यूनिट हैं और आपने पहले डिसाइड किया कि मेरे को पहली यूनिट बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, और फिर आप अचानक सोचे नहीं पहली यूनिट अच्छे से नहीं, मेरे को तो 4th यूनिट अच्छे से करनी। ऐसा नहीं करना, जो पहले जो कर लिया, और आप बिल्कुल जब आप एक बार एग्ज़ाम होगा तो फिर आप करेंगे भी नहीं। पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपको डायग्राम पे फोकस करना है या थ्योरी पे करना है या न्यूमेरिकल पे करना है। वो फोकस भी आप अभी कर लें, बाद में चेंज हम
नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में चेंज करेंगे तो फिर वो आपके सामने, माइंड के सामने नई चीज़ आ जाएगी और आपको फिर भी वो समस्या होगी, आपको भारीपन लगेगा। तो डायग्राम या थ्योरी या कैलकुलेशन वो सब चीज़ें आप अभी कर लेंगे। तीसरी बात इम्पोर्टेंट है कि आप एक मेडिटेशन को फॉलो करें। मेडिटेशन का मतलब है, सिंपल सी चीज़ है कि आपको एक रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एरा के अंदर हैं या फिर हमारे पास चारों तरफ ऐसा माहौल है कि हमें अलर्ट रहने की चीज़ें सिखाई जाती हैं। चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, अलर्ट रहिए, है ना। रेस्ट की चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऑफिसेज़ के अंदर चाय, कॉफ़ी ये सब चीज़ें चलती हैं, बट रेस्ट के लिए बहुत कम चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस मेडिटेशन में क्या करेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं, जो एग्ज़ाम में अपीयर होनी है। एक तो आपका माइंड है, दूसरा आपका बॉडी है। माइंड को रिलैक्स किस तरह से करना है, मैं सिंपल सी टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको अप्रिशिएट किया है और उनको फ़ायदा मिला है। पहली टेक्निक आपको ये करनी है, माइंड के लिए आपको एक जगह पे आराम से लेट जाना है। आपको लेट जाना है और माइंड के अंदर आपके जो भी थॉट आ रहे हैं उसको आने दें। थॉट आ रहे हैं का मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन आएगा और वो मेरा तैयार नहीं है, तो आने दो, उठते लग नहीं जाना है। या आपको लग रहा है कि वो पेपर बड़ा मुश्किल है, तो आने दो। यानी कि आपको फ्री कर दो माइंड को, जो आ रहा है आने दो, जो भी मन में आ रहा है आने दो, उसको रोकना नहीं है। नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया माइंड का रिलैक्स करना। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है बॉडी को रिलैक्स करना। बॉडी को रिलैक्स करने का मतलब है कम से कम आप ये रोज़ कर लें आप, और एग्ज़ाम के इससे पहले भी कर लें, कि सोने से पहले आप आराम से लेट जाएं और आप जो आपका जो पैर का अंगूठा है, आपके जो पैर हैं, आपके जो घुटने हैं, आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, आपका पूरा जो बॉडी सिस्टम, उसको लूज कर दें। लूज कर दें मतलब जैसे मान लो ये है, अब मैं अटेंटिव पोजीशन में हूँ, अब मैंने लूज कर दिया तो ये लूज हो गया। यानी कि आपकी एड़ी से चोटी तक प्रत्येक पार्ट को लूज कर दें। जैसे हमारे जबड़े हैं, इनको लूज करें। जब आप लूज करेंगे, लूज करने का मतलब सिंपल सा है कि बिल्कुल भी ऐसे मानना है कि आपके पैर, आपको याद है ना कई बार आपके पैर सो जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है, आपका पैर काम नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही आपको सो जाने दीजिए। हाथ को, पैर को, बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को आप सो जाने। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि लंबा सांस लें। और लंबा सांस जब लें तो आपका जब सांस लेते हैं, नाक से सांस लेके पेट आपका फूलना चाहिए। ऐसे मानो कि आपका पेट गुब्बारा है। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ऐसे आप नाक से भी निकाल सकते हैं और तेज़ हवा के साथ फूंक मार के ऐसे करके निकाल सकते हैं, तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को 1 बार, 2 बार, 3 बार आप शुरू करेंगे तो आप रिलैक्स करना भी शुरू कर दें। ये महज 3 मिनट के करीब इसमें आपको समय लगेगा और 2 से 3 मिनट में आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर आपको नींद आ जाती है इसमें तो बहुत अच्छी बात है, आप सुबह देखेंगे आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि जब आप रिलैक्स करके जब उठेंगे सुबह, एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है आपको अपने आप में। आपके पास क्या एक 24 घंटे में से, अभी आप स्टडी ही कर रहे हैं तो 24 घंटे में से आपको पता है कि आपका एक सेशन कहूँ मैं इसको, यानी कि एक आपका सबसे अच्छा समय है पढ़ने का, जहाँ आपका माइंड दौड़ता है। एक बेस्ट स्टडी का आपका शेड्यूल है। मीन्स कि हो सकता है आप सवेरे उठते ही आपको बिल्कुल पढ़ने में मज़ा आए और आप पढ़ने बैठे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और आप फटाफट अपना पढ़ाई करते जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को का टाइम इवनिंग का होता है, वो पूरे दोपहर को खाना खा के और थोड़ा रेस्ट करके रोज़ 3-4 बजे पढ़ने बैठते हैं और शाम को 8-9 बजे तक वो 4-5 घंटे नॉन स्टॉप वो निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं कि जो सवेरे पढ़ने बैठते हैं 10-11 बजे और शाम को 4-5 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ लेते हैं। ये 3 सेगमेंट मैंने देखे हैं अब तक मेरे स्टूडेंट के साथ। तो इन 3 में से आपका कौन सा सेगमेंट है? हाँ, नाइट जो है, रात का जो टाइम वो आपके सोने के लिए बना हुआ है, वहाँ हमें सोना ही है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको इस वीडियो में से कुछ पूछना चाहते हैं आप मेरे से, कोई सवाल आपका है,
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो पे ईमेल दी हुई है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। और हाँ, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है और आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप वहाँ तक शेयर कर दें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यानी कि आपके मन में जो भी इस वीडियो के बारे में विचार आया है उसको अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।